हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ नीरज गुप्ता। इस वीडियो में हम पढ़ना शुरू करेंगे अबाउट गुड मैनर्स। देखिए, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स मैंने आप लोगों का स्टार्ट किया है। अगर हम अच्छे से बात करते हैं, प्यार से बात करते हैं, आप जानते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में अगर आपको गुड मैनर्स अपने शो करने हैं तो बात बात पर प्लीज़, थैंक यू, स्माइल किसी भी भाषा में ज़रूरी है, इंग्लिश में भी ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ें तो मैं मान के चलता हूँ आपको क्लियर ही होंगी। बट कुछ पॉइंट्स मैं आपको लिखवाना चाहता हूँ। याद होगा मैंने फर्स्ट वीडियो में बोला था कि एक रजिस्टर और पेन आप अपना रेडी रखें। मैं आपको कुछ चीज़ें लिखवाना चाहता हूँ और ये वीडियो मैंने इस तरह से तैयार की है आपके लिए, मतलब कंटेंट जो तैयार किया है इसमें दो बातें एक साथ चला रहा हूँ। एक तो कि गुड मैनर्स में किसी भी चीज़ को कैसे बोलें, और दूसरा कि इंग्लिश सिर्फ ट्रांसलेशन नहीं है। कुछ बच्चे ऐसे सोचते हैं शुरुआत की स्टेज में कि जैसे अगर वो ट्रांसलेशन कर लें किसी भी चीज़ को तो हिंदी में जैसे बोलते हैं उसको एज इट इज़ वो इंग्लिश में बोलने की कोशिश करते हैं। वो कई बार सही नहीं बैठता। तो कुछ ऐसे ही एग्जाम्पल्स लेके मैं इस वीडियो को तैयार कर रहा हूँ जिसमें आपको एग्जैक्ट ट्रांसलेशन नहीं है लेकिन एक शिष्टाचार, जैसे गुड मैनर्स इंग्लिश में बोलेंगे तो उस हिसाब से वो चीज़ें आपके काम आएंगी। तो धीरे धीरे मैं इसको लिखूंगा, समझाऊंगा, आप अपनी कॉपी में लिखते जाइएगा। राइट, शुरू करते हैं। सबसे पहले एक मैं हिंदी में आपको सेंटेंस लिखूंगा, है ना। हिंदी में हम एक सेंटेंस नोट करेंगे और उसके बाद फिर उसके बेसिस पर हम इंग्लिश भी सीखेंगे। तो हिंदी में मैं एक सेंटेंस दे रहा हूँ आपको चेंज करके, और वो है कि जरा अपना मोबाइल देना, है ना। या जैसे हम बोल सकते हैं कृपया अपना मोबाइल दीजिए, है ना। यानी जैसे आपको किसी अपने फ्रेंड से मोबाइल की ज़रूरत है तो आप उससे अपना एक मोबाइल फ़ोन मांग सकते हैं। जैसा मैंने आपको पहले भी कहा था कि मैं एक जैसे एक प्रॉपर इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स होता है, फ्रैंकली उस तरह से नहीं चलना चाहता, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ फीडबैक लिया है कि स्टूडेंट्स उसमें थोड़ा बोर भी फील करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि रियल लाइफ में जो हम हिंदी में सेंटेंस यूज़ करते हैं उसको इंग्लिश में कैसे बोलें। छोटे छोटे सेंटेंस शुरू में मैं आपको सिखाऊंगा, फिर धीरे धीरे आप डेवलप करेंगे बड़े सेंटेंसेस को बोलना। तो इसी चीज़ को आप ऐसे नहीं बोलेंगे गिव मी योर मोबाइल, वो इतना अच्छा तरीका नहीं होगा। इसकी बजाय जैसे मैंने कहा, ये मैं जो गलत है या उतना अच्छा नहीं है उसको टाइप नहीं कर रहा, जो हमें बोलना चाहिए मैं सीधा उसको टाइप कर रहा हूँ, है ना। तो यानी हिंदी में अगर हम लिखते हैं कृपया अपना मोबाइल दीजिए, तो इंग्लिश का जो प्रॉपर इंग्लिश आएगी वो आएगी इसके अंदर मे आई हैव योर मोबाइल प्लीज़। तो जैसे हिंदी में शायद कृपया पहले लगता है, इसमें प्लीज़ बाद में लगा है। ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है ना। जैसे किसी से पानी मांगा तो वाटर प्लीज़, टाइम पूछा तो व्हाट इज़ द टाइम प्लीज़। तो एक तरह से इंग्लिश में जो एक मैनरिज्म है, जो गुड मैनर्स हैं, जो शिष्टाचार है, उसके अंदर हम प्लीज़ लगाते हैं और वो बाद में ऐड करते हैं। सो मे आई हैव योर मोबाइल, कृपया अपना मोबाइल दीजिए में, जैसे मैंने आपको कहा गिव मी योर मोबाइल, इस तरह से बोलना थोड़ा अथॉरिटेटिव सा हो जाएगा। ये रिक्वेस्ट ना होकर एक इंस्ट्रक्शन जैसी हो जाएगी, तो उसको यूज़ ना करके हम इस पे जाएंगे, है ना। मे आई हैव योर मोबाइल प्लीज़, है ना। इसी तरह से अगर कोई आपसे कोई अपनी चीज़ मांगे, है ना, तो हिंदी में आप क्या कहेंगे, ले लीजिए। जैसे सपोज किसी ने आपसे कुछ भी मांगा तो आप बोलेंगे ना ले लीजिए, क्या ठीक है ले लो आप इसको। मैं इसको टाइप कर रहा हूँ ताकि आप लिख भी पाएँ। हिंदी में अगर आपसे कोई चीज़ मांगे तो आप बोलेंगे ले लीजिए, है ना। आप हिंदी में उसको बोलेंगे ले लीजिए। इंग्लिश में हम उसको टेक इट नहीं बोलेंगे, मतलब वो फिर वही वाली बात आती है कि जो टेक इट है वो अच्छी इंग्लिश नहीं है। आप इसकी बजाय बोलेंगे येस यू आर वेलकम। क्या बोलेंगे आप, येस। अरे यार, ये बार बार कन्वर्ट करने में मैं चूक जाता हूँ। चलिए दोनों एक साथ टाइप करने में क्या है, बार बार चेंज करना पड़ता है। येस यू आर वेलकम, ये एक सही तरीका है रिस्पेक्टफुली किसी को बोलने का। जैसे कोई भी पूछे कि क्या मैं ये चीज़ ले लूँ, वही जैसे ऊपर वाला ही है कृपया अपना मोबाइल दीजिए। सो सपोज ने पूछा मे आई हैव योर मोबाइल प्लीज़, तो आप बजाय टेक इट कहने के, आप जैसे उसमें था ना गिव मी योर मोबाइल, वो नहीं कहेंगे, आप कहेंगे मे आई हैव योर मोबाइल। इसी तरह से देते वक्त ले लीजिए हिंदी में बोलेंगे, लेकिन इंग्लिश में जिसको कैसे बोलेंगे तो टेक इट नहीं बोलेंगे, हम रादर बोलेंगे येस यू आर वेलकम। या हम ये भी बोल सकते हैं, इसके अंदर एक दूसरा शब्द है विथ ग्रेट प्लेजर, विथ ग्रेट प्लेजर।
ऐसे आप इंग्लिश में बोल सकते हैं। देखिए, जैसे जब छोटा बच्चा चलना सीखता है तो वो छोटे छोटे कदम पहले चलता है, सीधा छलांगे नहीं मारता, है ना। तो उसी तरह से मैं आपको छोटे छोटे सेंटेंसेस हिंदी के समझा रहा हूँ। हिंदी के समझा रहा हूँ मीन्स हिंदी से इंग्लिश में उसी चीज़ों को कैसे बोला जाए। तो ये इसीलिए मैंने आपको लिखने के लिए भी रिक्वेस्ट किया था, ताकि आप लिखें, आपको एक चीज़ याद रहे कि हाँ, इस सिचुएशन में ऐसे लिखना है और उसके बाद हमें आगे चलना है ना। तो चलिए अब आप आगे बढ़ेंगे। अब मैं ले रहा हूँ इसके आगे। अब जैसे कई बार क्या होता है, एक सिचुएशन में ले रहा हूँ आपके लिए, कि कई बार ऐसा होता है कि जैसे हमारे पास रास्ते में कोई लेडीज़ हैं या कोई एल्डर पर्सन हैं, हमारे टीचर हैं, और हम बोलते हैं ना जैसे पहले आप, कि भाई आप जो है वो पहले चले जाओ किसी भी चीज़ में, चढ़ने में, खाने में, पीने में। तो जो ये पहले आप है, इसको इंग्लिश में आप कैसे बोलेंगे, है ना। इसमें फर्स्ट यू नहीं बोलेंगे। अब वही बात है जो मैंने आपको पहले बोला, इस वीडियो की हेडिंग में यही लेके चल रहा हूं कि अपने को ट्रांसलेशन वाले फंडे में नहीं पढ़ना है। ट्रांसलेशन में तो हम क्या करेंगे, हर चीज़ को ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे। अब उस हिसाब से अगर मैं चलूँ तो पहले आप में आप क्या बोलोगे, आप तो बोलोगे फर्स्ट यू, जबकि इंग्लिश में पहले आपको फर्स्ट यू नहीं बोलते हैं, रादर इसमें क्या बोलते हैं मैं आपको टाइप करके बताऊंगा। इसको बोलते हैं आफ्टर यू। इंग्लिश में पहले आपको आफ्टर यू बोलते हैं। कल्चर है, हर भाषा का अपना एक सिस्टम होता है ना। तो पहले आपको मैं फिर बोल रहा हूं, फर्स्ट यू नहीं बोलेंगे, रादर इसका जो करेक्ट है वर्जन वो है आफ्टर यू, कि आपके बाद, है ना। चलिए, तो 3 चीज़ें हमने सीखी। अब हम अगली चीज़ सीखते हैं। अब जैसे कई बार होता है मोबाइल पे आप बात कर रहे हैं, वेरी कॉमन, वेरी प्रैक्टिकल। अब नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है, कई बार आवाज़ ठीक से नहीं आती भी है, तो अचानक बराबर से कोई गाड़ी जोर से गुजरी, चाहे आप घर में हैं या कहीं पर भी हैं, तो वो आप सुन ही नहीं पाए। तो इट इज़ वेरी कॉमन। तो ऐसे में जब आपको ठीक से सुनाई ना दे, तब आप उसको रिक्वेस्ट करोगे कि आप प्लीज़ दोबारा बोले, है ना। ऐसे में अगर आप उसको बोलते हैं स्पीक लाउडली, जोर से बोलिए, है ना। पहले मैं हिंदी में लिखता हूँ कि आप हिंदी में बोलना चाहेंगे कृपया दोबारा बोलिए, है ना। हिंदी में सपोज आप ये बोलना चाहते हैं। अब इंग्लिश में इसके लिए क्या बोलते हैं, है ना, प्लीज़ रिपीट इट भी बोल सकते हैं। वैसे इसका तो ट्रांसलेशन काफ़ी हद तक मैच कर जाएगा, इसको हम प्लीज़ रिपीट इट भी बोल सकते हैं। लेकिन मैं आपको इसका एक प्रॉपर वर्ड बताऊंगा जो कि एक प्रॉपर इंग्लिश मानी जाती है। आप इसको प्लीज़ रिपीट इट भी बोल सकते हैं, कृपया दोबारा बोलिए। लेकिन जो ज़्यादा आप देखेंगे किताबों में जो सजेशन है ऐसी सिचुएशन में, वो है पार्डन। ध्यान से देखिएगा इसको कैसे मैंने प्रोनाउंस किया है, पार्डन। यानी कि जब सामने वाले की कही बात आप नहीं सुन पाए और आप चाहते हैं कि वो उस चीज़ को दोबारा से बोले, तो ऐसी सिचुएशन में हम उसको रिक्वेस्ट करने के लिए कि आप प्लीज़ अपनी बात रिपीट कीजिए, वी जस्ट से वन वर्ड पार्डन। और आपके पार्डन बोलने से सामने वाला समझ जाएगा कि उसकी कही हुई बात आप नहीं सुन पाए हैं और वो उस बात को दोबारा बोलेगा। ठीक है, चलिए अब इसी बात पे हम और एग्जाम्पल्स लेंगे। लिखिएगा, और एग्जाम्पल्स लिखिएगा, पहले हिंदी में लिखेंगे फिर उसको हम इंग्लिश में समझेंगे। अब जैसे ज़रा ध्यान दीजिए, कई बार होता है ना, आप कहीं पर भी जाते हैं तो आप सोचते हैं कि लोग आपकी बात को ज़रा ध्यान से सुने, है ना। तो ज़रा ध्यान दीजिए। सपोज आप किसी को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं ताकि वो आपकी कही हुई बात या आपके किसी भी एक्शन रिएक्शन को ध्यान से देखे, तो ज़रा ध्यान दीजिए को हम इंग्लिश में किस तरह से बोलते हैं, वी से मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज़, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज़, इस तरह से बोलते हैं, ज़रा ध्यान दीजिए, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज़। एक और सिचुएशन मैं आपके लिए ले रहा हूँ। कई बार होता है कि कोई आदमी आपसे कोई चीज़ मांग रहा है और तब ऐसी सिचुएशन में आप सोचते हो कि मैं उसको बोल दूं कि आप इसे अपनी ही चीज़ समझो, मतलब ले लो, ये आप ही की है, कोई बात नहीं, इट्स ओके, है ना। तो हिंदी में आप बोलेंगे कि इसे अपनी ही चीज़ समझें। सपोज हिंदी में आप ये बोलना चाहते हैं कि इसे अपनी ही चीज़ समझें, तो इंग्लिश में इसको आप किस तरह से बोलेंगे ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। इंग्लिश में इसी चीज़ को आप ये नहीं बोलेंगे इट इज़ योर आइटम, ऐसे नहीं, इसको ट्रांसलेट ऐसे नहीं करेंगे, आप बोलेंगे इट्स ऑल योर्स। ये एक छोटा और सोफिस्टिकेटेड तरीका है बात को बोलने का कि आप इसे अपनी ही चीज़ समझें।
आइटम वर्ड हमने यूज़ नहीं किया है ना। तो यहाँ पर इट्स ऑल योर्स, इसे आप अपना ही समझें। यहाँ पर एक और चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि मैंने इट्स यूज़ किया है, इट इज़ ऑल योर्स की जगह इट्स ऑल योर्स। तो ये भी इंग्लिश लिखने का एक तरीका है। देखिए, साथ साथ इंग्लिश बोलने के साथ साथ हम इंग्लिश लिखना भी सीख रहे हैं एक तरह से। तो इट्स ऑल योर्स, हमने इसके अंदर क्या यूज़ किया, इट इज़ की जगह। इस तरह से हम शॉर्ट कर देते हैं कई बार, है ना, योर की जगह यू आर की जगह योर कर देते हैं। वो धीरे धीरे हम प्रैक्टिस करेंगे, मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा, इस तरह के एग्जाम्पल से हम सीखेंगे, है ना। चलिए, ये चीज़ें मैं मान के चल रहा हूँ कि आप समझ पा रहे हैं, और आगे हम चलते हैं। नेक्स्ट हम कुछ और एग्जाम्पल आपके लिए लेंगे। अब एक सेंटेंस मैं हिंदी का और ले रहा हूँ जो कि बड़ा कॉमनली यूज़ होता है। शुरुआत में मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है उन सेंटेंसेस को उठाने की जो कि छोटे हैं, सिंपल हैं और काफ़ी कॉमनली यूज़ होते हैं, है ना। जैसे अब एक मैं सेंटेंस ले रहा हूँ कि क्या मैं आपका थोड़ा सा समय ले सकता हूँ। आप किसी से भी मिलने जाएंगे तो आप रिक्वेस्ट यही करेंगे ना कि क्या मैं आपका थोड़ा सा समय ले सकता हूँ, क्या मैं आपका थोड़ा सा समय ले सकता हूँ, है ना। क्या मैं आपका थोड़ा सा समय ले सकता हूँ। अब इस बारे में आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे, है ना। आप ये नहीं बोलेंगे कि कैन आई टेक योर टाइम, कैन आई टेक योर लिटिल टाइम, वो तो फिर वही हुआ ट्रांसलेशन। जबकि इसकी सही इंग्लिश क्या है, इसकी सही इंग्लिश है, आई एम सॉरी, इसको मैं चेंज करना भूल गया। इसकी सही इंग्लिश है, लिखिएगा, कुड यू स्पेयर अ फ्यू मोमेंट्स, कुड यू स्पेयर अ फ्यू मोमेंट्स फॉर मी। एक तरह से क्वेश्चन मार्क में आपने पूछा, क्या आप मेरे लिए थोड़ा सा समय निकाल सकते हैं, है ना। तो क्या मैं आपका थोड़ा सा समय ले सकता हूं को एक तरह से हमने चेंज कर दिया, क्या आप थोड़ा सा मेरे लिए समय निकाल सकते हैं, कुड यू स्पेयर अ फ्यू मोमेंट्स फॉर मी। तो ये एक प्रॉपर इंग्लिश सेंटेंस है इस छोटी छोटी बात के लिए। और चलें, आई होप कि आप इंजॉय कर रहे होंगे, थोड़ा थोड़ा सीख रहे होंगे हर चीज़। देखिए, अगर मैं आपको इनके रूल्स बताने शुरू कर दूं कि इंग्लिश में किस चीज़ को किस रूल से यूज़ करते हैं, तो मेरे ख्याल से, मेरी अपनी सोच है, बाकी आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं, मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया है मैंने अपना। बट मेरे को ऐसा लगता है कि वो थोड़ा सा शायद आपके लिए बोरिंग हो जाए, तो इसलिए मैं उसकी वजह क्या कर रहा हूँ, आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। बिकॉज प्रैक्टिस में हमारे को इंटरेस्ट भी आता है। मेरे ख्याल से जब मैं हिंदी लिखता हूँ तो ज़रूर आपका दिमाग कैलकुलेट करने लगता होगा कि इसकी इंग्लिश क्या बनेगी प्रॉपर, जो आज की तारीख में आपका नॉलेज है उसके बेस पे आप निकालते होंगे। और फिर मैं आपको एक जो है एक तरह से बुक्स की हेल्प से जो करेक्ट वर्जन है वो मैं आपको पेश कर रहा हूँ, है ना, दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह का एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे कोई भी आता है तो आप उसको बोलते हैं आराम से बैठिए, ठीक है ना, आराम से बैठिए। सो इसको हम क्या कहते हैं, हम इसको ये नहीं कहते सिट कंफर्टेबली, हम इसकी जगह जो प्रॉपर इंग्लिश है वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। आप सोच ही रहे होंगे, अब हाथ के हाथ मैं आपको लिख के भी बताता हूँ। इसकी जो प्रॉपर इंग्लिश है वो ये है कि प्लीज़ मेक योर सेल्फ, आप अपने आप को कंफर्टेबल कीजिए, ये इसकी प्रॉपर इंग्लिश है। प्लीज़ मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल, प्लीज़ मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल, आराम से बैठिए, है ना। तो ये इस तरह से चलता है, बात समझ में आई। चलिए इसी तरह से हम एक दो एग्जाम्पल अभी इसी वीडियो में और लेंगे। कई बार होता है कि आप किसी को कोई चीज़ वो आपसे पूछना चाहता है, या आप किसी को ये कहना चाहते हो कि आप ये सामान खुद ले लीजिए। ये भी बड़ा कॉमन है, रेस्टोरेंट्स में भी होता है कई बार, खुद ले लीजिए, है ना। तो मैं इसको पहले हिंदी में ले रहा हूँ कि खुद ले लीजिए, है ना। किसी भी चीज़ में अगर खुद ले लीजिए वाली बात बतानी हो तो कैसे बोलेंगे, है ना। टेक इट नहीं बोलते। अगेन मैं इसमें बोलूँगा, इसमें हम बोलेंगे प्लीज़, आई एम सॉरी मैं चेंज करना भूल गया। इसमें हम बोलेंगे प्लीज़ हेल्प योर सेल्फ, आप अपनी मदद खुद कर लीजिए। लेकिन इसी को एक गुड मैनर्स, जैसे हमारे चैप्टर की हेडिंग क्या थी, भूलिएगा नहीं, गुड मैनर्स, है ना। और दूसरा उसमें मैंने सब्जेक्ट लिया एक तरह से कि इंग्लिश इज़ नॉट, स्पीकिंग इंग्लिश इज़ नॉट ऑलवेज अ ट्रांसलेशन, है ना। तो खुद ले लीजिए को मैंने कैसे बोला, प्लीज़ हेल्प योर सेल्फ, खुद ले लीजिए।
देखिए मैं फिर आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये सेंटेंसेस छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं, इनको आपको नोटबुक में प्रॉपर्ली लिखना है, समझना है और थोड़ा थोड़ा याद भी करना है। छोटे बच्चे को ये नहीं हम बोलते पहाड़े याद करो, है ना, लर्न द टेबल्स, लर्न ABC, लर्न द कलर्स, तो वो कैसे होता है, बच्चा चीज़ों को याद भी करता है, समझना भी है। इट्स नॉट अबाउट कि रट लो, लेकिन कहीं ना कहीं प्रैक्टिस में लाने के लिए कुछ चीज़ें हमें याद भी करनी पड़ती है। जैसे हम किसी के घर मिलने जा रहे हैं तो हम कई बार थोड़ा याद करने की भी कोशिश करते हैं कि हाँ वहाँ पर ये बड़ा सा एक शोरूम है, वहाँ से राइट होना है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा तो अपनी मेमोरी पे जोर डालना पड़ेगा, है ना। तो उससे क्या होता है, फिर वो हमें प्रैक्टिस, धीरे धीरे जब प्रैक्टिस हो जाती है तब वही चीज़ सिंपल लगती है। अभी प्रैक्टिस पे मुझे ध्यान आया एक बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल, कि जब मैंने सबसे पहली बार ज़िंदगी में कार चलानी शुरू की और मैं स्टेयरिंग पर पहली बार बैठा, तो जो मुझे कार सिखा रहा था उसने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे राइट पाँव से आपको स्पीड और एक्सीलरेटर पर पाँव दबाना है। तो मैंने कहा एक ही पाँव से दोनों? अब आप में से जो ड्राइव करते हैं या जानते हैं ड्राइविंग को वो समझ रहे होंगे। तो उसने कहा एक ही पाँव से दोनों। मैंने कहा अरे बाप रे, मरवा दोगे आप तो, क्योंकि कार चलाते वक्त एक ही पाँव से हम ब्रेक भी दबाते हैं और एक्सेलरेट भी करते हैं। स्पीड मतलब तेज करना और धीमे करना दोनों एक ही पाँव से करते हैं। मैंने कहा अरे यार ये तो बहुत गड़बड़ है। अगर मुझे गाड़ी रोकनी हुई और पता नहीं रोकने की बजाय मैंने एक्सीलेटर पे दबा दिया तो गाड़ी तो स्पीड में तेज करके सामने वाले को हिट कर देगी, कोई मर भी सकता है, तो बड़ा रिस्की काम है। तो मुस्कुराया, उसने बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं संभाल लूँगा, आप चलाओ। और प्रैक्टिस होने के बाद, और आप देखो कि अब जैसे मेरे को 20 साल हो गए गाड़ी चलाते हुए, तो अब मैं देखता हूँ सभी लोग गाड़ी चला रहे हैं, मैं भी चला रहा हूँ, और अब शायद उस विषय पर कभी मेरा ध्यान ही नहीं जाता। वी आर सो मच यूज टू, वो चीज़ हमें इतनी आसान लगने लगती है। ऐसे एक और एग्जांपल लूँगा कि जैसे आपने कोई मोबाइल कभी नया खरीदा होगा तो शायद पहले दिन आपको उसके फंक्शंस नहीं समझ में आ रहे होंगे, अब बड़ा नॉर्मल लगता है। ऐसे ही इंग्लिश की किसी भी चीज़ को, किसी भी नई भाषा को सीखने में, जैसे इंग्लिश एक लैंग्वेज है, आपको नए नए सेंटेंसेस, नई नई चीज़ें सीखने को मिल रही हैं। थोड़े दिन आप इस पर प्रैक्टिस करेंगे ना, थोड़े दिनों के बाद आप देखेंगे कि आपको बाकी की चीज़ें बिना बताए भी मेरे समझ में आने लगेंगी। जैसे मोबाइल के अंदर अगर आप 20-50 फंक्शन सीख जाते हो तो 51वां फंक्शन बिना बताए भी आप अंदाज़ा लगा लेते हो कि ये ऐसे निकल जाएगा। एंड दिस इज़ हाउ द लाइफ वर्क्स, ऐसे ही ज़िंदगी चलती है। ठीक है, चलो एक दो सेंटेंसेस और बताते हैं, फिर इस वीडियो को फिनिश करते हैं। जैसे एक बड़ा कॉमन होता है कि आपसे मिलकर खुशी हुई, है ना, ये एक बहुत ही कॉमन सेंटेंस है कि आपसे मिलकर खुशी हुई। आपसे मिलकर खुशी हुई, ठीक है, बड़ा कॉमन है, बड़ा फ्रीक्वेंटली यूज होने वाला सेंटेंस है ना। सो आई एम हैप्पी टू मीट यू, ऐसा प्रॉपर इंग्लिश नहीं है, तो इसकी प्रॉपर इंग्लिश क्या है उसको समझेंगे कि इस सिचुएशन में हम प्रॉपर इंग्लिश क्या बोलते हैं। प्रॉपर इंग्लिश है इसकी ग्लैड टू मीट यू, है ना। तो हर भाषा में अपना एक रस है, तो उस रस के अनुसार इस सेंटेंस को बोलने का तरीका है ग्लैड टू मीट यू। ठीक है, आई होप आपने लिख लिया होगा, आपसे मिलकर खुशी हुई, ग्लैड। ध्यान से देखिए मैं कैसे बोल रहा हूँ उसको, ग्लैड टू मीट यू। चलिए एक और होता है कॉमन सेंटेंस कि जब आप किसी से मिलते हैं तो हिंदी में आप पूछते हैं आशा है कि आप मज़े में होंगे, है ना, यानी कि आप बढ़िया, और सब बढ़िया चल रहा है ना, तो आशा है आप मज़े में हैं। आशा है आप मज़े में हैं, ठीक है ना। अभी इसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, है ना, तो इसको हम इंग्लिश में जो प्रॉपर है वो ये है, होप यू आर एंजॉइंग योर सेल्फ। होप यू आर एंजॉइंग योर सेल्फ। स्पेशली आप जैसे कोई माना आपके घर मेहमान आया है, वो रह रहा है आपके घर में, तो आप उससे अगले दिन मॉर्निंग में शायद पूछना चाहेंगे भी रात को नींद आई, ठीक आई, तो आप ठीक है सब, तो होप यू आर एंजॉइंग योर सेल्फ। स्पेशली इफ समबडी इज़ इन योर एनवायरनमेंट तो आप उससे पूछेंगे होप यू आर एंजॉइंग योर सेल्फ, है ना। सो देखिए स्टूडेंट्स, मैं अपनी तरफ से प्रयास कर रहा हूँ आप लोगों को थोड़ी सी मैं इंग्लिश सिखा पाऊँ, और उसके लिए जैसा मैंने कहा मेनली प्रयास आपको ही करना है। इसी तरह से हर वीडियो में मैं कुछ आपको हिंदी के सेंटेंसेस दूंगा, अपनी तरफ से उसका प्रोनाउंसिएशन आपको सिखाने की कोशिश करूँगा, और किस तरह से कहाँ किस सिचुएशन में वो सेंटेंस यूज़ करना हम सीखेंगे। अगर एक बार आपने ये इंटरेस्ट डेवलप करना शुरू किया, और सबसे बड़ी बात है सिर्फ सीखने से नहीं होगा, मैंने पहली वीडियो में भी बोला था कि प्रैक्टिस करनी होगी, तो ये सारे सेंटेंसेस आपको बोलने भी होंगे। थोड़ा बोलने की प्रैक्टिस अगर नहीं की, चाहे आपस में की, दोस्त के साथ की, मम्मी पापा के साथ की, कहीं ना कहीं आपको इसको बोलना होगा, तब आपको इसमें डेफिनेटली ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू।